वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 10वीं वर्ग की जो मॉडल प्रश्न प्रारूप है, जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा जारी किए गए हैं, और ये जो भी प्रथम सावधिक परीक्षा होने जा रही है दिसंबर में 1 से 15 दिसंबर के बीच, जो 40 पूर्णांक के होंगे और समय अवधि उसमें 1.5 घंटे का मिलेगा। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं मैं आपके समक्ष पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए हम विलम्ब ना करते हुए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो विज्ञान से संबंधित है। तो विज्ञान का यह हमारा पहला सेट है। इससे पहले ऑनलाइन करने की कोशिश की गई थी, लेकिन नेटवर्क कंजेशन की वजह से वो वीडियो ठीक तरह से नहीं ऑनलाइन प्रोसेस हो पाया, और जिसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी में और साउंड क्वालिटी में प्रॉब्लम थी। तो मैं इस वजह से मैं आज उसे ऑनलाइन ना करके ऑफलाइन भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ऑफलाइन के बाद इसको फिर से पोस्ट करूँगा। तो चलिए हम इसका जो प्रथम प्रश्न है उसकी ओर चलूँगा। तो इसका प्रथम प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम जानते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अवतल लेंस या अवतल दर्पण हो जाएगा, सॉरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। तो गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध जो होता है उसको हम F=R/2, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। तो अपरिवर्तित केवल आवृत्ति रहती है। वेग, तरंग दैर्ध्य ये सारे आयाम बदलते रहते हैं प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में समय के साथ, लेकिन जो आवृत्ति है वो चेंज नहीं होती, इसलिए इसका उत्तर हमारा आवृत्ति हो जाएगा। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण फोकस से होकर गुजरेगी। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण होगा। तो दर्पण कैसा होगा। तो वो दर्पण या तो समतल होगा या तो उत्तल होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। इसी में से एक नियम, इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। sin I/sin R=C कांस्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न हमारा है, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 है तो उसकी फोकस दूरी आधी हो जाएगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हमारा जो है वो है 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1D होगी। कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P=1/F, जहाँ F मीटर में हो। तो 1/1 कैंसिल होगा तो 1 ही आएगा। तो लेंस की क्षमता का जो SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है, तो 1D हो जाएगा। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम सबसे कम कांच में होगा, क्योंकि ये सघन माध्यम है। निर्वात में सबसे अधिक तीव्र होता है और कांच में सबसे कम होगा। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो 4D क्षमता वाले फोकस दूरी की अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। अवतल लेंस का फोकस दूरी इसमें निकालने के लिए उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, P=1/F। कि जब इसको काटते हैं तो काटने के बाद
इसका आंसर होता 25 सेंटीमीटर आता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो 50 होगा तो उसका फोकसांतर अगर 50 सेंटीमीटर होगी तो उसकी क्षमता 2D होगी। इसका इसी प्रकार जो P = 1/f जो सूत्र के आधार पर अगर बनाते हैं, पहले हम फोकसांतर या f को हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद सूत्र में P = 1/f जो होता है उसमें सेट करेंगे तो आ जाएगा कि इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा 2D हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी है? तो ऊष्माक्षेपी श्वसन हो जाएगा। चिप्स के पैकेट विकृत गंधता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता से बचाने के लिए या बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना एक संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि यह जल के साथ आयरन लोहा के साथ संयोजन की अभिक्रिया करता है। मिलता है और मिलने के बाद जंग लग जाता है, इसलिए जंग लगने के बाद लोहे का जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो इसमें जो उपचयन हो जाएगा उसका हो जाएगा उत्तर हमारा ZnO, क्योंकि उपचयन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की संख्या में कमी और हाइड्रोजन की संख्या में वृद्धि। तो इसमें ऑक्सीजन की संख्या में Z से यहाँ ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए ZnO जो हो जाएगा इसका उपचयन हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? तो इसका समीकरण का ये हो जाएगा CaOH2 + CO2 CaCO3। यहाँ ब्रैकेट जो दिया गया है गलत से दिया गया है, CaCO3 + H2O होगा। अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो Pu + CuCl2 PbCl2 + Cu। तो इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो अभिक्रिया इसमें हो जाएगा विस्थापन, क्योंकि यहाँ पे कॉपर जो है क्लोरीन के साथ था, लेकिन यहाँ अगली अभिक्रिया के बाद कॉपर अलग हो गया, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंधीय सूचक की तरह कौन व्यवहार करता है इसमें? तो हल्दी। अगला प्रश्न हमारा जो है, हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो हड्डी को जोड़ने के लिए डॉक्टर कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट का प्रयोग करता है और इसका सूत्र होता है CaSO4 × 1H2O। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है या विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। अगला प्रश्न हमारा है, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो इस चित्र में बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद टूट रहा है, तो टूटने की वजह से इसमें क्या है, इसमें वियोजन अभिक्रिया होगा कि विद्युत अपघटन के फलस्वरूप वियोजन की अभिक्रिया होती है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर और पपीता, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न हमारा जो है, तनुकिरण की प्रक्रिया में होती है, तो तनुकिरण की प्रक्रिया में क्या होती है? तो तनुकिरण की प्रक्रिया में तनुकरण जो होती है उसमें इस प्रक्रिया में H3O+ और OH- ये क्रियाएं होती है। तो इसका उत्तर यहाँ पर जो ये है इसके सांद्रता में कमी होती है H3O+ में,
तो यहाँ H3 छूट गया है, 3 यहाँ डालना चाहिए था इसमें, लेकिन इसका उत्तर जो होगा वही होगा C। तो इसका उत्तर हमारा जगह C हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा जो है, निम्न में से कौन प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है? तो वियोजन का उदाहरण, प्रकाशीय वियोजन का जो उदाहरण हो जाएगा AgBr हो जाए। ये टूटने के बाद Ag प्लस Br में विघटित हो रहा है। तो इसमें प्रकाश विघटित होने के दौरान, वियोजन के प्रक्रिया के दौरान इसमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है। अगला प्रश्न है, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता था? अमीबा कुटपाथ से भोजन ग्रहण करता है और राजधानी में उस भोजन को पाचन क्रिया करने लगता है। निम्न में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? स्वपोषी पोषण हो जाएगा आम। तो इसका उत्तर जो हमारा आ जाएगा, निम्न में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है? तो आम में हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, आलिंद 2 और नीलय 2। अगला प्रश्न है, श्वसन वर्णक किसे कहते हैं? तो श्वसन वर्णक हम हीमोग्लोबिन को कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क या किडनी। इसको उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न हमारा जो है, वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम अपोहन कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अपोहन। जनन की मूल घटना क्या है? जनन की मूल घटना में अंडाणु और शुक्राणु मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो युग्मनज का बनना एक मूल घटना है। अगला प्रश्न हमारा जो है, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो दिए गए चित्र में ये बहुखंडन है। मलेरिया का परजीवी जो हमारे शरीर में अंडे दे देता है, तो उसकी संख्या, अंडे की संख्या बेतहाशा बढ़ती है। तो ये बहुखंडन का उदाहरण होगा। नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अगला प्रश्न हमारा जो है, लड़कों में यौनारंग या यौनावस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में टेस्टिस के द्वारा जिस हार्मोन का स्राव होता है उसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। यह हार्मोन ही लड़कों में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है। सौर स्थिरांक का मान क्या है? सौर स्थिरांक का मान 1.4 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। तो इसका उत्तर जगह 1.4 वाट प्रति वर्ग मीटर। अगला प्रश्न हमारा है, जैव गैस का घटक या मुख्य घटक क्या है? तो जैव गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्योंकि कोई भी चीज़ जब सड़ता गलता है, या गोबर है या कोई भी चीज़ हो, सड़ते गलने के बाद उससे स्मेल निकलता है, दुर्गंध निकलती है। और ये दुर्गंध जो होते हैं मीथेन की वजह से होती है, क्योंकि मीथेन बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, महकता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। इससे अधिक ताप में अंतर होने पर हम महासागर से बिजली उत्पादन नहीं कर पाते हैं। तो मैंने आपके समक्ष 10वीं वर्ग की विज्ञान से संबंधित जो जैक द्वारा जो मॉडल प्रश्न प्रारूप लाए गए हैं 40 अंकों के, उसे मैंने आपके समक्ष रखा। अगले दिन इसका जो बाकी जो सेट है उसको अब मैं आपके समक्ष रखूँगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो